तो ईरान से तनाव के बीच में ट्रंप ने फार्मा और मेटल सेक्टर पर सख्त टैरिफ लगाकर नया ट्रेड दबाव बनाने का काम किया है। पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया गया है ताकि कंपनियां अमेरिका में आकर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। कुछ कंपनियों को छूट भी दी गई है। जेनरिक दवाओं को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन जिनके लिए ये नियम है, जो भी इसकी जद में आएंगे, उनके लिए काफ़ी सख्त ये लगते हैं। सवाल ये है कि ट्रंप के इस टैरिफ बम का क्या असर पड़ेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जेनरिक दवाओं के असर के बाद भारत पर इसका इम्पैक्ट सीमित रह सकता है, लेकिन उसके बावजूद कितना इसका इम्पैक्ट है और इंटेंट क्या वापस खाड़ी से फोकस शिफ्ट होकर अब ट्रंप का टैरिफ्स पर आ रहा है, समझने की कोशिश करेंगे आगे मेहमानों से चर्चा में। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप कब क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। एक तरफ खाड़ी में जंग की चिंगारी से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है, तो वहीं अब ट्रंप ने दुनिया भर के दवा निर्माताओं की टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप के नए फरमान की माने तो अब भारत समेत दुनिया भर के देशों से आने वाली पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। जिन्होंने अमेरिका के साथ रिशोरिंग या मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग समझौता नहीं किया है, ट्रंप के इस कदम के पीछे का मकसद अमेरिका में दवाओं की आसमान छूती कीमतों को कम करना बताया जा रहा है और देश के भीतर ही दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है। ऐसे में अब विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिका में महंगी दवाएं बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि ट्रंप का फार्मा को लेकर ये नया आदेश है क्या। आपको बता दें कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली तमाम ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ देना होगा। ट्रंप प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर दवा कंपनियां टैरिफ से बचना चाहती हैं, तो उन्हें या तो अपनी प्रोडक्शन यूनिट अमेरिका में शिफ्ट करनी होगी या फिर सरकार के साथ एक स्पेशल प्राइसिंग एग्रीमेंट करना होगा। ट्रंप की इस पॉलिसी से खास तौर पर उन पेटेंट वाली दवाओं को झटका लगेगा जो विदेशों में बनती हैं और अमेरिका में दूसरे विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा ऊंचे दामों पर बेची जाती हैं। ट्रंप के इस नए टैरिफ कार्ड में सख्ती के साथ कुछ राहत वाला प्लान भी शामिल है। अगर कोई दवा कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में ट्रांसफर करने का दावा करती है, तो उसे 100% टैरिफ के बजाय केवल 20% का ही टैक्स देना होगा। खास बात यह है कि ट्रंप प्रशासन ने मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN प्राइसिंग फॉर्मूला भी पेश किया है। इसके तहत अगर कंपनियां हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ समझौता करती हैं, तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें अन्य विकसित देशों के बराबर लानी होंगी। ट्रंप ने इस नई पॉलिसी को लागू करने के लिए 120 दिनों की डेडलाइन भी तय कर दी है। इस डेडलाइन के तहत जो कंपनियां टैरिफ बचाना चाहती हैं, उन्हें 4 महीने के भीतर अपनी कार्य योजना पेश करनी होगी। वहीं छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियों को थोड़ी राहत देते हुए 180 दिनों की मोहलत दी गई है। बता दें कि जेनरिक दवाओं को इस टैरिफ पॉलिसी में नहीं शामिल किया गया है। अमेरिका में बिकने वाली कुल दवाओं में 90% से ज्यादा जेनरिक दवाओं की हिस्सेदारी है। तो क्या फार्मा सेक्टर को बैसाखी बनाकर ट्रंप सस्ती दवाएं अमेरिका तक पहुंचाना चाहते हैं? उसमें वो पूरी तरह से कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इससे पहले कि आज के मेहमानों का हम रुख करें, आपको इस वक्त के ताज़ा हालात ज़रा बता देते हैं कि ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में लड़ाई के 35वें दिन क्या हालात हुए हैं। तो जैसे हमने आपको भी हेडलाइंस में भी बताया था, एक फाइटर जेट जो है वो ईरान ने शूट कर दिया है। खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका के कुछ अधिकारियों की ओर से भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ईरान ने उसको मार गिराया है। उसका जो पायलट है उसकी अभी तलाश जारी है। इसके अलावा ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। इस बीच में ड्रोन अटैक में जो गल्फ कंट्रीज़ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत में जो मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है, वहाँ का जो पावर है और डिसैलिनेशन जो प्लांट है वो डैमेज हुआ है, ये कुवैत का है। UAE में अबू धाबी में हबशा गैस फैसिलिटी में आग की खबर दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी हमला हुआ है और लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी निगरानी और पहरा जारी है। कुल मिलाकर डेथ टोल की अभी तक अगर हम बात करें तो ईरान में 1600 सिविलियंस की मौत हो चुकी है, लेबनान में 1345, इजराइल के 17 सैनिक इसमें मारे गए हैं। गल्फ कंट्रीज़ में ये नुकसान जो है उसकी भी कुछ नंबर्स हैं और अमेरिका के 13 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं इस युद्ध की शुरुआत से। ये है अब तक का पूरा ऐलान और पूरी रिपोर्ट। और इसी बीच जो बड़ी खबर जो आई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो बयान आया था, जिसमें वो एक बार फिर से ईरानी तेल की तरफ नज़रें गड़ाए हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक बड़ा अपडेट है आज का, क्योंकि उनका ये बयान आया है कि हमको कुछ और टाइम अगर आप दें
संभवतः अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और समय दीजिए, तो हम होर्मुज की खाड़ी को खोल देंगे आसानी से, उसके बाद वहाँ के तेल पर कब्जा कर लेंगे और एक तरह से ये खजाना जो है इससे हम मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक बार फिर से नज़रें टेढ़ी हुई हैं होर्मुज की खाड़ी की तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप की। अब चर्चा करते हैं जो भी हमारे अपडेट हैं उसके साथ क्या सिचुएशन बन रही है। स्वागत करते हैं इसके लिए हमारे साथ अजय दुआ सर जुड़ चुके हैं, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी, आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है दुआ सर आपका, गुड इवनिंग। और हमारे साथ राजीव गुलाटी जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रैनबैक्सी, फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इली लिली इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है गुलाटी सर आपका भी हमारे शो पे। दुआ सर, क्या कुछ चल रहा है? एक बड़ी बैठक जो हुई है यूके की अगुवाई में, वहाँ के विदेश मंत्री की अगुवाई में, उसमें 60 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, भारत की तरफ से भी वहाँ पर शामिल गए थे। कोशिश ये की जा रही है कि हॉर्मुज के खाड़ी में कुछ वैकल्पिक रास्तों की तलाश की जाए। ऐसे तो हॉर्मुज की खाड़ी खुलने से रही। इस अपडेट पर क्या हम कुछ उम्मीद बांधें सर कि आगे ना इजराइल, ना ईरान, ना अमेरिका, बल्कि जो बाकी इफेक्टेड देश हैं वो ही रास्ता निकालें? धन्यवाद जी, आपने मुझे चर्चा के लिए बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कठिन है ईरान को अलग करके कोई नॉन मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढना। अगर मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढना है, 40 देश ईरान मिलके ईरान से ज़्यादा पावरफुल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो मैं मानता हूँ। पर अगर हम उस अल्टरनेटिव की बात नहीं कर रहे तो हमें ईरान को साथ लेके ही चलना होगा। आपने जैसे देखा कि कल जब प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब ने, फ्रांस के प्रेसिडेंट जी ने जब टिप्पणी की प्रेसिडेंट ट्रंप की और कहा कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे हॉर्मुज को खोलने के लिए, चाहे हम नाटो के मेंबर हों इत्यादि, तो एकदम ईरान ने आज फ्रांस के जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने दिया है। ईरान अब मुझे जैसे भारत को भी जाने दे रहा है, जापान के भी 2-4 शिप्स जाने दिए गए हैं। मुझे लगता है कि तरीका अब हमें ढूंढना है तो ईरान के साथ कोई तरीका, कोई उपाय पे एग्रीमेंट करके, अगर हो सकता है, अगर ईरान चाहे कि हम कुछ फीस भी चार्ज करेंगे, अगर आपका तेल बच रहा है, आपका वॉइस टाइम बच रहा है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेट के अंदर से आने का टैक्स भी देना पड़ेगा या सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। स्विस कैनाल में तो वो चार्ज है ही, ये कैनाल नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर्स है। फ़र्क इतना ज़रूर मैं मानता हूँ कि फ़र्क है। पर अगर वो, और उनको, ईरान को बहुत डॉलर फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है, लोकल करेंसी की आवश्यकता है, शायद मुझे लगता है कि हमें ऐसे कुछ उपाय उनके साथ मानने पड़े, और वो जो उनके साथ युद्ध में नहीं है और जहां अमेरिकन बेसिस नहीं है, वो उन कंट्रीज के साथ शायद कोई एग्रीमेंट या सौदा करने को तैयार है। एब्सोल्युटली सर। तो ये ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसमें बिना ईरान के सर बता रहे हैं और बिना ईरान पर मिलिटरीली कुछ एक्शन दिए हुए संभवतः कोई हल निकलेगा नहीं। जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, जो 60 से ज़्यादा देश जो आपस में जुड़े हैं, उसमें भी ये विचार चल रहा है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन किया जाए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं कर पाते हैं या यूएस नहीं कर पाते हैं, तो बाकी जो ऑप्शंस हैं उन पे बड़ी दिलचस्प नज़रें हैं, सबकी हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर या तो बनाया जाएगा, या तो सैंक्शंस को इंक्रीज करके बनाया जाए, यूनाइटेड नेशंस का मीडिएशन किया जाए जो ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो चुकी हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं इस वक्त, बट या फिर नेवल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए और फिर वहाँ से माइंस को हटाया जाए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन पर विचार हो रहा है, बट देखेंगे आगे, इस पर और चर्चा करेंगे। अब आते हैं जो ट्रंप साहब वापस टैरिफ की तरफ आए हैं, और उसके लिए मैं गुलाटी सर के पास आऊँगा। सर, कितना इसका इम्पैक्ट होगा? वैसे तो जेनरिक दवाएं
अमेरिकी टैरिफ्स के दायरे से बाहर हैं इस बार, पेटेंट दवाई ही हैं, लेकिन उसका भारत पर थोड़ा सा असर समझाएं सर, कितना हमारे ऊपर उसका असर आएगा? देखिए दीपक जी, ये सतही तौर पे जो कुछ दिख रहा है वो है नहीं। अच्छा। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं बीच में अटकी हुई हैं। मैंने इंडियन भारतीय कंपनी के अलावा 19 साल अमेरिकी कंपनी में भी काम किया और अमेरिका में भी काम किया। ओके, तो पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं। प्लीज सर। तो देखिए, ट्रंप जी ने वादा किया था कि वो हेल्थ केयर कॉस्ट कम करेंगे और वो नेगोशिएट कर ही रहे हैं कि जो दवा की कीमतें हैं वो अमेरिका में कम होनी चाहिए। जेनरिक दवाएं तो वैसे ही बहुत सस्ती हैं और उसको वो टैरिफ लगा के हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये मैं आपके इसी फोरम में पहले भी कह चुका हूं। तो पेटेंटेड जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो महंगी हैं वो अमेरिका में है। उसकी कीमत कम लाना जो है बहुत जरूरी है। तो ये टैरिफ जो है एक धमकी है कीमतें नीचे लाने के लिए। आपकी जो नरेशन थी ये इंटरव्यू से पहले उसमें भी कहा गया। लेकिन इशू क्या है? सबसे ज्यादा बड़ी फार्मा कंपनीज अमेरिका में हैं। सबसे ज्यादा R&D और नई दवाएं जो निकलती हैं वो अमेरिका से निकलती हैं। सबसे बड़ी जो मार्केट है दवाइयों की वो अमेरिका में है। अमेरिकन कंपनी अमेरिका में R&D करके अमेरिका में बेच रही हैं, लेकिन अमेरिकन कंपनी बाहर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो ये जो टैरिफ है ये दूसरे देशों की कंपनीज के ऊपर नहीं है। मेन टैरिफ ये अमेरिकी कंपनीज के ऊपर है कि आप अमेरिकी कंपनी हैं, आप बाहर क्यों बनाती हैं। अब उनका जो है बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फाइनेंशियल रीजन है। 10 साल और कुछ 18-20 हजार करोड़ रुपए खर्च करके एक नई दवाई दुनिया में आती है तो उसको पेटेंट मिलता है, 20 साल का पेटेंट, जिसमें 10 साल लॉन्च में निकल गए। अब उनको प्रॉफिट बनाना है और टैक्स देना नहीं चाहते हैं, तो क्या करते हैं, पेटेंट को और मैन्युफैक्चरिंग को वो आयरलैंड जैसी कंट्री में ले जाते हैं। 35% टैक्स था अमेरिका में, जो अब घटा के 21 किया गया है, जबकि इंसेंटिव्स भी हैं और टैक्स भी जो है बहुत कम है, 10-12% है, वो भी कम हो जाता है इंसेंटिव मिलके। तो अगर आप पेटेंट भी आयरलैंड में रखें और मैन्युफैक्चरिंग भी आयरलैंड में करें और आयरलैंड से बहुत हाई प्राइस पे दवाई अमेरिका को एक्सपोर्ट करें खुद ही, तो सारा प्रॉफिट जो है और रॉयल्टी भी अब अमेरिका से आयरलैंड को दे। तो R&D अमेरिका में, सेल अमेरिका में, कंपनी अमेरिकी, लेकिन सारा प्रॉफिट निकाल के रख दिया आयरलैंड में और अमेरिका में कोई टैक्स नहीं दिया। तो बहुत प्रेसिडेंट्स ने पहले भी इस पे प्रेशर डाला है और मैं भी वहां था तो मेरे चेयरमैन ने मुझे बताया कि उन्होंने बुश साहब से नेगोशिएट करके 15% टैक्स, कंसेशनल टैक्स पे $100 बिलियन फार्मा कंपनीज अंदर लेके गई थी। ओके। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। और ऊपर से क्या है कि यूरोपियन यूनियन को मोस्ट फेवर्ड नेशन है और उसके ऊपर जीरो टैरिफ होगा। तो आप जितना प्रेशर डालेंगे वो उतना जो है वो आयरलैंड की तरफ भागेंगी, इंडिया भी नहीं आएंगी, अमेरिका तो जाएंगी ही नहीं। तो टैरिफ लगने के बावजूद उसके बाद कॉम्प्लिकेशन है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस है जो प्रॉफिट निकाल के अमेरिका से वो आयरलैंड में लगता है, जाता है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। तो ये इतनी आसानी से ट्रंप साहब जो हैं कि वो अपनी धमकी दे टैरिफ की और प्राइस अमेरिका में कम कर लें उनसे नेगोशिएट करके, ये होने वाला तो है। पर आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि उसके पीछे वो क्या चाहते हैं और मैं आपको ये भी समझा रहा था कि वो क्यों नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, आपकी बात बिल्कुल समझ गया सर। तो ट्रंप तो चाहते हैं हर हाल में कि वहाँ पर आएँ, मैन्युफैक्चरिंग सारी शिफ्ट हो, ये न कि इन प्रकार जिस तरह से भी आए। लेकिन आपने बताया कि एक पूरा जो कॉम्प्लेक्स पूरा इकोसिस्टम है इसका, उसकी वजह से कुछ होने जाने वाला है नहीं। बट क्विकली अगर मैं समझना चाहूँ, मैं दुआ सर आपकी तरफ आऊँगा। सर, भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए संकेत मात्र भी अगर इसको समझें, वैसे जैसे हम देख ही रहे हैं कि जेनरिक दवाएं हम ज़्यादा बना रहे हैं तो इम्पैक्ट तो सीमित है ही, बट संकेत क्या हम कुछ दिख रहे हैं कि फार्मा, जिसको बहुत हद तक दूर रखा ट्रंप साहब ने भी अपने टेरिफ से, क्या धीरे धीरे वहां पर भी नए नए इम्प्रोवाइजेशंस करके वो शिकंजा कसना चाहते हैं सर? ये मैं रूल आउट नहीं करूंगा। कारण
कारण वो बहुत इंडस्ट्रीज सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशन को दी गई थी। स्टील एल्यूमिनियम पे तब भी लगा दिया था 50% और 20% शायद 30%। पर और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, कई आइटम, फार्मा, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी थी। अब कॉमर्स सेक्रेटरी ने अपनी इंक्वायरी तो खत्म कर ली, उन्होंने रिपोर्ट दे दी और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट को मान लिया है, पर तब भी मैं 4 महीने की मुद्दत दे रहा हूँ। 31 जुलाई तक अगर कोई कंपनी आके हमारे हेल्थ सेक्रेटरी के साथ समझौता कर लेगी और या हमारे कॉमर्स का सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट से आके सौदा कर लेती है, तो हम उन लोगों को भी एग्जेम्पशन देने को तैयार हैं। कारण, और उन्होंने 2-3 और भी एग्जेम्पशन रखी है, कुछ तो लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर पेटेंट भी हो तब भी उन्होंने कहा कि वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। कारण एनेक्सर 1 जो उनकी प्रोक्लेमेशन के साथ अटैच्ड है वो है कि कहाँ कहाँ ये एग्जेम्पशन रहेगी, जैसे कैंसर की को दवाई हो, कोई हार्ट की सीरियस हार्ट की एलिमेंट है उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। तो उन्होंने गैप थोड़ा रखा भी है मौका कि कहाँ कहाँ वो रोकने को तैयार हैं। उन्होंने वैसे ही कहा कि अगर किसी भी कंपनी ने हमारे अधिकारियों से, हमारी डिपार्टमेंट के साथ समझौता कर लिया है, वो उनके ऊपर भी ये नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन लिमिट काफ़ी बड़ी है उन्होंने जो डाली है। और उनको ये जो मैं अमेरिका की साइड ले रहा हूँ वो नहीं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे अभी गुलाटी जी ने कहा था कि अगर कोई इतना खर्चा करके पहले मॉलिक्यूल डिस्कवरी करे, उसके बाद ड्रग ट्रायल्स हों और ये बरसों लॉन्चिंग के लिए लग जाता है, तो सब कंपनीज ये जो नई ड्रग लेके आती हैं और जिसको फिर पेटेंट कराती हैं, तो उसके ऊपर उनका खर्चा बहुत होता है। वो खर्चा रिकवर करना, अगर वो कंपनी चाहे या वो देश चाहे, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो अनरीजनेबल है। ये टेंडेंसी बरसों से चलती आ रही है और हमारा पेटेंट लॉ भी इंडिया का, और या जो WTO ने पेटेंट मॉडल लॉ दिया है वो भी ऐसी चीजें अलाउ करता है। तो अमेरिका ने पेटेंट जरूर ले लिया अपने प्रोडक्ट्स का, पर 21% ही ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें ये ड्रग तब ऑर्डर में ही है कि जो 21% ही पेटेंटेड ड्रग्स हैं जिनका उनको मटेरियल बाहर से नहीं लगता। बाकी 51% तो वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पेटेंट हमारा, पर तब भी हमें बाहर से दवाई आती है जी। और वो पेटेंटेड माल के लिए जो मटेरियल है वो API भी हो सकता है या स्टार्टिंग मटेरियल भी हो सकता है। 2 शब्द जो ट्रम्प साहब ने अपनी प्रोक्लेमेशन में, अपने आदेश में निकाले हैं, ये हैं। तो वो चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे ये लोकल प्रोडक्शन बढ़े। लोकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था और लोग बाहर जा रहे थे क्योंकि वो सस्ते के रूप में हो रहा था। जैसे गुलाटी जी ने कहा, बहुत तो उनकी अपनी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े फार्मा कंपनीज हैं, उन्होंने अपना ये फार्म आउट किया हुआ था। जी। उसमें उनका हिस्सा है कि नहीं वो अलग चीज, पर उन्होंने लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट की हुई थी। और MFN के जो कंट्रीज हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन, उनसे भी वो जहाँ पे उन्होंने सौदा कर लिया है उनको भी एग्जेम्पशन देने को तैयार है। चाह ये रहे हैं कि मैं प्रेशर लगाऊं, प्रेशर के बाद अमेरिका में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और मुझे लगता है शायद बढ़ ही जाए। और भारत को इतना अभी प्रभाव भारत के ऊपर वो ज़्यादा नहीं होगा इम्पैक्ट। कारण हम जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा मत में वो जेनेरिक मेडिसिन है, एब्सोल्युटली सर। और वो जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर अभी पेटेंट मतलब जेनेरिक कैसे होती है कि ना वो ब्रांडेड रह गई है ना वो पेटेंटेड है, वो उसके बाहर आ गई है और वो भेजते हैं। आप जिसने अपना ब्रांड बना के बेचना है राइट बेचे। सर।
प्रॉपर पेटेंट तो और नहीं इसलिए सर। बिल्कुल सर, और क्योंकि जेनरिक ड्रग्स और बायोसिमिलर्स जो हैं फिलहाल टैरिफ से एग्जेम्प्टेड हैं, तो इसलिए भारत पर इसका इम्पैक्ट कम आएगा। लेकिन संकट तो यूएस का है, जैसे आप दोनों ने बताया। लगभग सिर्फ 15% ही मेरे ख्याल से एपीआईज जो हैं वो डोमेस्टिकली यूएस में बनते हैं, और 50% से ज़्यादा 51-52 में भी 53% जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं वो यूएस से बाहर बनते हैं। इसीलिए उसकी डिपेंडेंसी को, जो गुलाटी सर ने बहुत अच्छे से बताया उसको कि क्या उसकी डायनेमिक्स हैं। बट गुलाटी सर, लॉन्ग रन में ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट भी हो सकता है अमेरिका के इस तरह के फैसले से, तो उससे इंडिया कितना प्रभावित होगा, प्राइसिंग प्रेशर कितना झेलना पड़ेगा हमारी फार्मा कंपनीज को। और दूसरा, यूएस ने कुछ कुछ संकेत ये भी दिए हैं कि शायद साल भर बाद वो जेनेरिक इंपोर्ट भी रिव्यू करेगा, तो फ्यूचर रिस्क भी हमारे लिए इन संकेतों से बन रहा है। तो आप फ्यूचर के लिए, इंडिया के लिए किस तरह के रिस्क असेस कर रहे हैं सर? देखिए, फ्यूचर रिस्क तो बिल्कुल है, और अमेरिका के पास टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर भी हैं। अब ये देखिए ना कि हर दवा जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है उसमें दवा अप्रूवल से पहले प्लांट अप्रूवल भी होता है, और एफडीए के पास बहुत बड़ी पावर है, और किसी भी कंपनी का कभी भी प्लांट को एक्सपोर्ट बैन कर सकते हैं। तो वो हम हमेशा न्यूज में देखते रहते हैं। दूसरा ये है कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है। अब इंडियन कंपनीज भी चाह रही हैं कि वो वैल्यू एडिशन करें, मतलब वो अपस्केल करके वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेके आए, वो 505(b)(2) करें या डिस्कवरी करें, वो भी जाना चाहती हैं। लेकिन ये रूल जो है टैरिफ वाला उनके ऊपर भी आएगा, और इंडियन कंपनीज तब प्रेशर में आएंगी, या तो अमेरिका में बनाएं या आयरलैंड जैसी कंट्री में बनाएं। तो फ्यूचर में जो है मुश्किलें तो बढ़ेंगी, और बहुत सारी भारतीय कंपनी जो है उन्होंने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू की भी है। जी जी। और ये ट्रेंड उनको भी दिख रहा है, और एक्विजिशन भी हुए हैं वहां पे प्लांट। बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे वहां पे प्लांट खरीदे गए हैं, जहां पे उनके साथ जॉइंट वेंचर किए गए हैं, टेक ट्रांसफर करके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की गई है। तो सोल्यूशन तो है, पर हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर हो तो इंडियन कंपनीज को भी R&D यहाँ करनी पड़े, और जो है मैन्युफैक्चरिंग वो किसी आयरलैंड या यूनाइटेड स्टेट्स में करनी पड़े। लेकिन एक देखिए, एपीआई में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है उसमें एक दिक्कत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका ने कहा कि जो डाटा इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, और जो डाटा सेंटर है वो अमेरिका में बनने चाहिए। जिस जिस स्टेट में उन्होंने वो खोलने की कोशिश की, उस स्टेट्स ने बोला देखिए हम आपको यहाँ खोलने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा बिजली और पानी की रिक्वायरमेंट। इसी तरह एपीआई में भी वो पोल्यूशन का खतरा रहता है, इसलिए धीरे 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 आफ्टर एपीआई या तो केमिकली धीरे 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 वो सारा शिफ्ट होकर चला गया था चाइना, क्योंकि उस समय चाइना में रूल जो थे वो रिलैक्स थे। तो जो भी जरा सी भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है, केमिकल और एपीआई, वो अमेरिका से बाहर चली जाती है। अब अगर उसको आप वापिस लाना चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ जो है पोल्यूशन है, एनवायरमेंट है, और आपकी अपनी स्टेट्स जो हैं वो कहेंगे नहीं जी हमारी स्टेट में तो प्लांट लगना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। करेक्ट कि उन्होंने डिसीजन ले लिया और अगले दिन हो गया, इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एब्सोल्युटली सर, वी कैन अंडरस्टैंड। और इसीलिए थोड़ा आपसे भी समझने का मौका मिलता है, क्योंकि जब हेडलाइंस बनती हैं कि साहब उन्होंने फार्मा पे टैरिफ लगा दिया, टेरर आ गया, एंड उसको सीधा सीधा असेसमेंट उसका रिस्क करना शुरू हो जाता है। ये लेयर्स जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे दर्शकों को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। बट थैंक यू सो मच सर, कॉम्प्लिकेटेड विषय पर अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच गुलाटी सर, आपने समय निकाला। दुआ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। तो ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी।